शाम के 7 बज रहे हैं। नमस्कार, न्यूज 24 पर आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। आपके साथ मैं हूं मानक गुप्ता। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद ने यह कहकर सबको चौंका दिया है कि प्रधानमंत्री मोदी समय से पहले यानी 2018 में ही लोकसभा चुनाव करवा सकते हैं। लालू ने साथ ही यह भी कहा कि उन्होंने बीजेपी की सियासत का तोड़ निकाल लिया है और अगर सारे विपक्षी दल उनका फॉर्मूला मान ले तो बीजेपी का गेम ओवर किया जा सकता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे उन्होंने बिहार में नीतीश कुमार के साथ मिलकर किया था। बिहार में मोदी को पटखनी दे चुके लालू कहते हैं कि अगर सारे विपक्षी दल आपसी मतभेद भुलाकर एक साथ आ जाएं तो मोदी के रथ को रोका जा सकता है। बीजेपी का जवाब है, अब विपक्षी दलों में इतना दम ही नहीं बचा कि वो मिलकर भी मोदी को रोक सकें। इसीलिए हमारा सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या 2018 में वाकई चुनाव करा देंगे मोदी? और मोदी को हराने के लिए आपसी दुश्मनी भुला पाएगा विपक्ष? इसी पर बहस होगी, लेकिन पहले जरा सुन लीजिए ये बहस शुरू कैसे हुई है। जहां पंजाब में वोट का बंटवारा नहीं हुआ, बिहार में बंटवारा नहीं हुआ, तो भारतीय जनता पार्टी को आरएसएस का सारा डिजाइन फेल हो गया। मुंह की खाड़ी पड़ी लोगों मायावती और खास करके समाजवादी पार्टी हो जाए, सारा मैं हो जाए। अभी हमको कुछ खबर मिल रहा है कि 18 में ही लोकसभा का चुनाव कर रहे हैं। शादी नहीं हुआ, बच्चा पैदा नहीं हुआ, बच्चा का नाम क्या होना चाहिए, झगड़ा शुरू हो गया। ऐसा अभी तक कोई गठबंधन है ही नहीं। और रामविलास जी ने ठीक ही कहा कि एक पहलवान को पटकने के लिए 100 लंगड़े को मिलने की जरूरत। सबसे बड़ा सवाल में आज मेरे साथ बीजेपी से सुधांशु त्रिवेदी हैं, मेरे साथ कांग्रेस से मीम अफजल साहब हैं, समाजवादी पार्टी से घनश्याम तिवारी और आरजेडी से मेरे साथ अशोक कुमार सिन्हा हैं। आरजेडी के प्रमुख ने यह बहस शुरू की है कि बीजेपी यानी मोदी 2018 में ही लोकसभा चुनाव करवा सकती है और अगर सारे दल एक हो जाएं तो बीजेपी को मोदी को हराया जा सकता है। आप सभी का स्वागत है। आपसे शुरू करूंगा अशोक जी में, क्योंकि यह बहस लालू जी ने शुरू की है। अशोक जी, आपको यह खबर कहां से मिली और क्या लगता है क्यों प्रधानमंत्री मोदी 2018 में चुनाव कराएंगे? क्यों नहीं 2019 में ही कराएंगे समय पर? वो प्रधानमंत्री मोदी सर्जिकल स्ट्राइक के एक्सपर्ट हैं और जिस तरह से निहायत गलत तरीके से उन्होंने नोटबंदी देकर सारे हिंदुस्तान के लोगों को झटका दिया था, पूरे हिंदुस्तान के विपक्षी पार्टियों को एक बार फिर झटका देने जा रहे हैं। और ये विश्वस्त सूत्र है कि 2018 में वो स्टेट्स के जो इलेक्शन हैं उसके साथ ही ये पार्लियामेंट के चुनाव कराने जा रहे हैं। ये मैं अभी हम लोग सूत्र आपको नहीं बता रहे हैं, लेकिन ये कंफर्म मानिए कि नरेंद्र मोदी 2018 के अंत तक लोकसभा का चुनाव करने जा रहे हैं। और राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ये आह्वान किया है विपक्षी लोगों को, क्योंकि देखिए मानक जी, बिहार और यूपी को अगर मिला दीजिए तो भारतीय जनता पार्टी के 104 एमपी हैं। हाँ। पूरे गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और पूरे हिंदुस्तान में भी जितने इनकी संख्या है, अगर 104 घटाते हैं 282 में तो इनको 178 आता है। बिहार में तो बिहार मॉडल का जो गठबंधन है उस पे इनका डिब्बा गुल है। बिहार में इनका कोई प्रोस्पेक्ट नहीं है। उन्होंने आह्वान किया है, बहुत जोर भी लगाया था इसी विधानसभा में उत्तर प्रदेश के चुनाव में, कि समाजवादी और बसपा अगर मिल जाए कांग्रेस के साथ के सहयोग से, तीनों पार्टियां गठबंधन बना ले बिहार मॉडल के गठबंधन पे, तो फिर बीजेपी का कोई चांस नहीं। अच्छा अशोक जी, एक बात बताइए। अशोक जी, मुझे एक बात बताइए। आप कह रहे हैं कोई चांस नहीं है, ठीक है, उस पर मैं बाद में आऊंगा, लेकिन आप ये जो विश्वस्त सूत्र बता रहे हैं, हाँ जी, आपके विश्वस्त सूत्र ये भी बता रहे होंगे और आपकी समझ भी ये बता रही होगी कि मोदी जी एक साल पहले ये चुनाव क्यों करवाने जा रहे हैं? विधानसभा चुनाव के साथ लोकसभा चुनाव अगले साल 2018 में क्यों करवाने जा रहे हैं? एक साल नहीं, ये तकरीबन 7-8 महीना पहले इनका प्लानिंग है झटका देने का, कि सारी विपक्षी पार्टियां
2019 का मई जून का इंतजार करें और ये 2018 के अक्टूबर नवंबर दिसंबर में चुनाव करा ले। ये मैं मानक जी इन कोर्स ऑफ टाइम आपको हम लोग रिवील भी करेंगे। हाँ, ठीक है अशोक जी, बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं आप, बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी, आपका स्वागत है। सुधांशु जी, अगर आप सुन पा रहे हैं, पहले लालू प्रसाद ने आरोप लगाया, अब अशोक सिन्हा सबसे बड़ा सवाल में बैठकर उसे कंफर्म कर रहे हैं। कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने पूरा प्लान बना लिया, 2018 में 2019 की जो तय समय सीमा है उससे 7-8 महीने पहले आप लोकसभा चुनाव करवाने जा रहे हैं, विधानसभा चुनाव के साथ लोगों को, पूरे देश को झटका देने जा रहे हैं। सुधांशु जी, देखिए, मोदी जी ने निश्चित रूप से पूरा प्लान बना लिया है, इसमें कहीं कोई दुविधा नहीं है। पर वो प्लान वो है कि भारत विकास के मामले में इतनी तेज गति से आगे बढ़ेगा। जमीन पर गरीब और वंचित वर्गों को जिस प्रकार से हमने अभी कुछ शक्ति प्रदान करने में सफल हुए हैं, वो अगले 2 साल में इतनी तेज गति प्रदान हो जाएगी कि चुनाव कभी भी हो मान्यवर, वो 19 में हो, 4 महीने पहले हो, आगे हो या पीछे हो, आप साथ में खड़े हो, अलग अलग खड़े हो, हमारा यह दृढ़ विश्वास है कि उससे कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। मतलब आप भी रूल आउट नहीं कर रहे हैं जी के विषय में? आप भी रूल आउट नहीं कर रहे हैं? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि भाई अब ये मुद्दे के बजाय पहले विकास के मुद्दे से सांप्रदायिकता के मुद्दे पे आके बात किए, अब वहां फेल हो गए, अब ये काल्पनिक मुद्दे की बात कर रहे हैं, चुनाव पहले होंगे, बाद में होंगे, ये होंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। 2019 में चुनाव यथावत होंगे और उसमें भारतीय जनता पार्टी को श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत मिलेगा। बिहार का वह प्रयोग जो आपने महागठबंधन का किया था, सुशासन बाबू के सत्ता में आने के चंद हफ्तों नहीं, चंद दिनों के बाद जो कुछ दिखाई पड़ा बिहार में, उसने उस पुराने जंगल राज की याद पुनः ताजा कर दी। सुधांशु जी, इस आरोप के आधार में ये है, सुधांशु जी, इस आरोप का आधार ये है, अशोक जी भी कह रहे हैं, लालू जी भी कह रहे हैं, अशोक जी कह रहे हैं कि आपको भरोसा नहीं है, लगता है आप चाहते हैं कि विपक्षी पार्टियों को बेवकूफ बनाया जाए, उनको तैयारी का पूरा मौका ना दिया जाए 2019 के लिए। लोग सोच रहे होंगे मई में चुनाव होगा, अप्रैल मार्च मई में, और आप उसे 7-8 महीने पहले करा के नोटबंदी की तरह झटका देना चाह रहे हैं। मानक जी, जिस प्रकार का उत्तरोत्तर जन समर्थन हमें प्राप्त हो रहा है, विगत 6 महीनों में देख लीजिए, असम से लेके उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड से लेके गोवा तक, और नगर निगम स्थानीय चुनावों में मुंबई से लेके राजस्थान और मध्य प्रदेश से लेके अन्य चंडीगढ़ तक। उसके बाद क्या आपको लगता है कि हमें कुछ करने की आवश्यकता है? भाई, समस्या, मतिभ्रम, कंफ्यूजन, ये तो इनके पार्ट पर दिखाई पड़ रहा है, और उसके बाद ये हमारे बारे में अपने काल्पनिक कयासों के थ्रू कहीं अपनी शिकस्त के बचाव का रास्ता ढूंढ रहे हो, तो मुझे उस पर कुछ नहीं कहना। मुझे ऐसा लगता है कि उनके इस प्रकार के तर्क ये दर्शा रहे हैं कि आगामी लोकसभा चुनाव में उन्होंने अपनी हार को अवश्यंभावी मान लिया है, अतः उसकी हार के जस्टिफिकेशन के तर्क अभी से गढ़। घनश्याम जी, मीम अफजल साहब, 1 सेकंड में आ रहा हूं, पहले अशोक जी जवाब दीजिए। अशोक जी, आप अभी से बहाना ढूंढने लगे हैं। सुधांशु जी कह रहे हैं आपने अभी से हार मान ली है, अभी से बहाना ढूंढ रहे हैं। सुधांशु जी, अभी पिछले चुनाव को याद कीजिए और मोदी जी के जबरदस्त हार को भी देखिए। बिहार में उनका दाल नहीं गलने वाला है, और जैसे आपने लोगों को झटका दिया, हम आपके झटके में आने वाले नहीं हैं। हम अभी तैयारी शुरू हम लोगों ने कर दी है, और देखिएगा इसी गठबंधन के सहारे बिहार में आपको 2-4 सीट अगर आ गई तो संतुष्टि मानिए। और जहां आप कह रहे हैं कि लगातार बढ़ रहा है कारवां, आपका कारवां क्यों रुक गया पंजाब में और ये मणिपुर में और गोवा में? ऐसी बात नहीं है। अशोक जी, जहां जहां माइनॉरिटी कॉन्सेंट्रेशन है वहां आपका ठीक नहीं हुआ। आपने पोलराइज किया उत्तराखंड और बिहार में, यूपी में। अशोक जी बताइए, यूपी उत्तराखंड इतने बड़े बहुमत से जीते हैं ये, और आप पंजाब और गोवा और मणिपुर याद दिला रहे हैं। खैर, सुधांशु जी कुछ कहना चाह रहे हैं? तो उसके बाद आगे जा रहा हूं। यही पोलराइजेशन हमको रोकना है, यही पोलराइजेशन हमको रोकना है। एक वाक्य कहना चाहूंगा। हाँ।
एक वाक्य कहना चाहूंगा, अरे भाई ये माइनॉरिटी पोलराइजेशन की मृग मरीचिका से बाहर आ जाइए मान्यवर। उत्तर प्रदेश जो कि मुस्लिम राजनीति का सबसे बड़ा गढ़ है, वहां भी हमें समर्थन, जहां देवबंद है, जहां अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, जहां नजवातुल उलेमा लखनऊ है, वहां भी हम जीते और मुस्लिम मतों में भी हमें मिला है। और आप लोग आश्चर्य व्यक्त कर रहे हैं कि मुस्लिम बाहुल इलाकों से भी भाजपा को वोट कैसे मिला है। इसलिए आप इस चीज से बाहर आ जाएं, क्योंकि आपकी जो ये जो पंचायत वाली राजनीति है ना, इसके ऊपर वही वाली मसला है। सुनिए, अरे भाई मैं तो कह रहा हूं ना, आप उसी मुद्दे पे बने रहिए। हम आपके लिए चचा गालिब के शेर को बदलकर कहेंगे कि साहब मरीजे सेकुलरे इश्क पर लानत खुदा की, मर्ज बढ़ता गया जो जो दवा की। आप अटैक करते रहिए। क्या बात है हम सुधांशु जी, लेकिन एक बात तो है, सुधांशु जी एक बात तो है, और मैं ये सवाल लेकर घनश्याम तिवारी और मीम अफजल के पास जा रहा हूं। पहले क्योंकि मीम अफजल साहब फोन पर हैं, मीम अफजल साहब एक सेकंड जरा, घनश्याम तिवारी एक बात बताइए। अब लालू जी कह रहे हैं और अशोक जी भी कह रहे हैं, हमने तोड़ निकाल लिया बीजेपी की सियासत का, बीजेपी का गेम ओवर कैसे करना है। घनश्याम जी, इसकी पूरी जिम्मेदारी आपके ऊपर और मायावती के ऊपर है। वो कह रहे हैं आप दोनों साथ आ जाइए और देखिए फिर लोकसभा चुनाव में क्या होता है। जरा बताइए घनश्याम जी, क्या यह संभव है? देखिए, राजनीति की धुरी में हमेशा जनता रहती है। भारतीय जनता पार्टी एक तरह की राजनीति कर रही है जिसमें चाहे वो कहें कुछ भी, लेकिन उनके दावे और उनके वादे जमीन पे नहीं उतरते हैं। आज उनके पास प्रधानमंत्री जी के रूप में एक लोकप्रिय नेता है और कुशल राजनीतिज्ञ है। तो चूंकि वो लोकप्रिय है, सुधांशु जी का ये अभिमान जो हल्का फुल्का मैं कहना चाहूंगा, ये वाजिब है। और चूंकि वो कुशल राजनीतिज्ञ हैं, जो लालू जी कह रहे हैं उसमें भी थोड़ा दम है। लेकिन हम कयासों की राजनीति नहीं करना चाहते। एक उत्तर प्रदेश में बड़ा मैंडेट आया है, जनता ने हमें एक तो करना क्या चाहते हैं फिर आप? उस भूमिका घनश्याम जी, फिर आप करना क्या चाहते हैं? घनश्याम जी, इतनी करारी और शर्मनाक हार के बाद भी अगर आपको पता ही नहीं है कि 2018 अगर या 19 उसके लिए क्या करना है, तो फिर तो आप तैयार रहिए एक और हार के लिए। लालू जी ने ये फॉर्मूला फेंका है, अगर आप ये नहीं अपनाइएगा तो क्या करिएगा घनश्याम जी? देखिए, पहली बात तो मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता कि कोई हार शर्मनाक होती है। यदि आप जनता के सामने एक अच्छा उदार नेतृत्व और अपने काम को लेके जाते हैं, हमें फक्र है जो अभियान हमने चलाया और उस एजेंडे को हम आगे रखेंगे, अपने काम को आधार बनाएंगे चुनाव का। जी मान लीजिए, भारतीय जनता पार्टी मान लीजिए हम झूठ को और प्रोपेगेंडा को आधार नहीं बना सकते। मायावती और आपकी हार दोस्ती नहीं हो नहीं होती सकती। है। रही बात लालू जी का फॉर्मूला नॉन स्टार्टर है। अशोक जी, घनश्याम जी मान लीजिए। नहीं, ऐसा मैं ऐसी कोई बात नहीं कह रहा हूं। बात स्टार्टर नॉन स्टार्टर की नहीं है। आपको जनता के पास एक ऑल्टरनेटिव एजेंडा रखना है, जो अच्छे नेतृत्व का एजेंडा हो, गुड गवर्नेंस का एजेंडा हो, देश को आगे ले जाने का एजेंडा हो। वो कोई नी जर्क रिएक्शन नहीं हो सकता, वो किसी एक कल्ट से, मोदी कल्ट से प्रभावित नहीं हो सकता। इस देश में अनेक अच्छे नेता हैं और उन्होंने एक लंबी राजनीति की है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को समय समय पर करारी शिकस्त दी है, चाहे वो आपके पास तो फॉर्मूला है नहीं घनश्याम जी, आपका फॉर्मूला फेल हो गया। काम बोलता है फेल हो गया, यूपी के लड़के बनाम बाहरी फेल हो गया। घनश्याम जी, अभी अभी चुनाव खत्म हुए हैं। घनश्याम जी, इन बातों का क्या फायदा? अभी अभी आपका काम बोलता है फेल हुआ है। अभी ये बड़ी बड़ी बातें करने का टाइम नहीं है। तो उससे घनश्याम जी, अशोक जी कह रहे हैं मायावती से हाथ मिला लीजिए, तभी आप रोक सकते हैं मोदी को। आप कह रहे हैं कि नी जर्क रिएक्शन नहीं होना चाहिए। देखिए, मैं प्लेन स्पीकिंग कर रहा हूं कि किसी से हाथ मिलाना नहीं मिलाना, आपको जनता के पास एक ऑल्टरनेट एजेंडा रखना है और हम उस ऑल्टरनेट एजेंडा का हमें पूरा विश्वास है। हमारे पास अच्छा नेतृत्व है और मैं समझ गया वाकई, क्योंकि ये चल रही है। ये फॉर्मूला अखिलेश जी ने भी, ये ऑफर अखिलेश जी ने भी दिया था, लेकिन मायावती की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। मीम अफजल साहब, इसका मतलब कांग्रेस और आरजेडी दोनों मिलकर ये जो फॉर्मूला कई दिनों से कह रहे हैं कि हाथ मिला लीजिए, हाथ मिला लीजिए, सारे विपक्षी दल एक हो जाएं। मीम अफजल साहब, ये होने वाला है नहीं, लगता नहीं है। ये कांग्रेस से किसने कहा? मेरी समझ में आई नहीं बात। हमने तो कभी इसका जिक्र नहीं किया। जाहिर है कि बहुत सारे गठबंधन भारतीय जनता पार्टी ने भी किए हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपनी अकेली सरकार नहीं है, उनके साथ भी उनके कुछ अलाइज हैं। लेकिन अगर उनके खिलाफ कोई लोग इकट्ठा होने की कोशिश करते हैं तो बहुत सारे लोग हैं जो घबरा करके उसको क्रिटिसाइज करते हैं, उसका मजाक उड़ाने की कोशिश करते हैं, जो मैं अभी इस वक्त भी देख रहा हूँ। क्या आप भी उसी तरह का मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, ये मजाक हमने मैं मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ मीम अफजल साहब,
मैं मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ मीम अफजल मैं साहब, आपको बता रहा हूँ 1990 मैं मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ मीम अफजल साहब। देखा था मीम अफजल साहब, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, पार्टी बहुत बुरी तरह से हार मैं ये कह रहा हूँ रीजनल पार्टीज में मतभेद इतने हैं मीम अफजल साहब कि लालू जी का ये फॉर्मूला सुनने में अच्छा लग सकता है। हुजूर वाला मतभेद हमेशा होते हैं, उसके बावजूद इकट्ठे होते हैं लोग। 89 में इकट्ठे हुए थे, उसके बाद नरसिम्हा राव जी की सरकार बनी थी, वो भी कोलिशन गवर्नमेंट थी। उसके बाद जितनी सरकारें बनी वो ज्यादातर कोलिशन सरकारें बनी, चाहे वो आई के गुजराल की रही हो, चाहे देवेगौड़ा की रही हो, चाहे चंद्रशेखर की रही मीम हो। अफजल साहब, एक के बाद एक बिहार छोड़ दीजिए, उसके अलावा किसी भी राज्य में ये रीजनल जो दुश्मन है, रीजनल पार्टी साथ तो आई नहीं। एक बिहार छोड़ दीजिए, उसके अलावा हमें बता हुजूर दीजिए। वाला ये अब सिर्फ एक स्टेट इलेक्शन की बात कर रहे हैं, मैं नेशनल इलेक्शन की बात कर रहा हूँ। मैं आपको याद दिला दूं, बिल्कुल ऐसा ही एक गठबंधन कांग्रेस के खिलाफ उस जमाने में, आज जो बीजेपी है उस जमाने में कांग्रेस थी 89 के अंदर, और सारा गठबंधन हुआ था, उसके अंदर बीजेपी भी शामिल थी, उसके अंदर लोक दल और ये तमाम जमातें जितनी भी सोशलिस्ट थी उन्होंने जनता पार्टी बनाई, जनता दल बनाया था, याद होगा आपको। जी हाँ। कितने मतभेद थे एक दूसरे के खिलाफ, यहाँ तक के उसी जमाने के अंदर ये राम मंदिर का मसला भी उठा, यात्रा भी चली, और उसके बाद ये मीम टूटा अफजल भी साहब, एक गठबंधन। सेकंड, एक सेकंड, तो मीम अफजल साहब, एक आपने सेकंड, दो देखा- अलग अलग बातें। मीम अफजल साहब, दो अलग अलग बातें। जी। अपने स्टेट में अगर अपने दम पर मोदी को हरा सकें तब तो नेशनल लेवल पर जाकर गठबंधन करें। मैं तो स्टेट की बात कर रहा हूं। यूपी में अगर मायावती अखिलेश एक साथ नहीं आएंगे तो कैसे स्टेट की लोकसभा सीटें जीतेंगे? तो ये आपसे किसने कह दिया कि नहीं आएंगे या आ जाएंगे? अभी तो ये प्री मैच्योर है बहुत। अगर लालू जी ने आज ये अपने सोर्सेज की बुनियाद पर या अशोक जी ने अपने सोर्सेज की बुनियाद पर ये दावा किया है कि मोदी जी ऐसा कर सकते हैं, तो मोदी जी का ट्रैक रिकॉर्ड ये बताता है कि वो ऐसा कर सकते हैं। जो आपने कहा कि जी। इस तरह से धमाका तो करना है, जैसे डिमोनेटाइजेशन का धमाका किया उन्होंने, और उसको उन्होंने ये भी मैसेज दिया कि इससे हमको फायदा होगा, और आज इलेक्शन जीत गए। देखिए, बार बार ये कहना कि बीजेपी जीती है, मैं आपको बताऊं, उनको गोवा में मैंडेट नहीं मिला है, उनको मणिपुर में मैंडेट नहीं मिला है, वो पंजाब हारे हैं। और अभी तक जो पूरे चुनाव हुए हैं, मोदी जी के आने के बाद 16 चुनाव हुए हैं, 16 में 7 बीजेपी जीती है, 9 में उनको मैंडेट नहीं मिला, चाहे वो सरकार उन्होंने 2 स्टेट में बना ली हो। ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस प्रोपेगेंडे पर आप भी कभी कभी बड़े मुतासिर हो जाते हैं और ये कहने लगते हैं बीजेपी यहाँ से वहां तक जीतती जा रही है, हारने का कोई जिक्र ही नहीं करते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ, पिछले चुनाव के अंदर आसाम को मुद्दा बना दिया पूरे मीडिया ने, और ऐसा लगा जैसे मोदी पूरा हिंदुस्तान जीत गए हो। इस बार यूपी और उत्तरांचल को आपने इस तरह का मुद्दा बनाया जैसे मोदी जो है पूरे हिंदुस्तान को जीत गए हो। लेकिन पंजाब के अंदर कितनी बुरी तरह से हारे, 3 सीटें रह गई। ये मोदी जी की जो लहर है वो इन स्टेट्स में क्यों नहीं चली? मणिपुर के अंदर उनको मेजोरिटी क्यों नहीं आई थी? उनको गोवा के अंदर मेजोरिटी क्यों नहीं आई थी? तो ये बात समझ लीजिए, ये तो बगैर इकट्ठा हुए हैं। और आज भी परसेंटेज लगा लीजिए, अगर मायावती जी की, कांग्रेस की और भारतीय जनता पार्टी की सीटों को मिला लें, मैं वोटों की बात कर रहा हूँ, परसेंटेज की बात नहीं कर रहा हूँ। आज ही बैठकर मैं तजिया कर रहा था, तो 283 सीटें आती उनकी अगर वो इकट्ठे होकर लड़ते। और बताइए सुधांशु जी, 112 आती। सुधांशु जी अब जवाब दीजिए। सुधांशु जी देख लीजिए, कह रहे 40% वोट शेयर आपका अभी है, जब सब लोग अलग अलग लड़ रहे हैं। यूपी ले लीजिए फॉर एग्जांपल, अगर मिल जाते तो क्या हाल होता सुधांशु जी? यानी कि ये फॉर्मूला हिट हो सकता है। बिल्कुल, बहुत सही बात कही मीम अफजल साहब ने, मगर वो बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हैं। पर मैं फिर वही कहना चाहूंगा कि एक शेर है कि 2 और 2 का जोड़ हमेशा 4 नहीं होता, सोच समझ रखने वालों को कुछ नादानी दे मौला। मैं पूछना चाहता हूं, सपा का जितना प्रतिशत वोट था और कांग्रेस का जितना प्रतिशत वोट था, आप मिलके लड़े, उतना ही मिला क्या आपको? बताइए। राजनीति में हमेशा अर्थमेटिक नहीं चलती, उसके साथ केमिस्ट्री भी होती है। पर बिहार में तो चली थी केमिस्ट्री कितनी बनेगी अभी देखने लायक। बिहार में तो चली थी। मैं कह रहा हूं उसी बात पे आ रहा हूं। जो अभी हमारे भाई अशोक जी कह रहे थे बिहार में, हाँ, आप एक बार बिहार में छलावा देने में सफल हो गए थे कि सुशासन बाबू का सुशासन होगा। सुशासन बाबू जब हमारे साथ थे तब का बिहार याद करिए, और आपके साथ आने के बाद वही हत्या, अपहरण, डकैती, बलात्कार, तमाम चीजों में बिहार में वो घटनाएं पुनः उभर के आने लगी। तो केमिस्ट्री तो आप साथ में आने के बाद दिखाई पड़ी है, जो बिहार की जनता ने देख ली है।
और मैं एक और बड़ी मजेदार बात कहूंगा। अभी देखिए, जाने अनजाने में मीर अफजल साहब के मुंह से एक बात निकल गई, जो आज बीजेपी है वो 89 में जो कांग्रेस थी वो आज बीजेपी है। बस यही इस बात का सारा जिक्र है। उन्होंने कहा कि 89 में सब एक हुए थे। नहीं जनाब, 67 में गठबंधन की सरकारें बनी, 77 में बनी, 89 में बनी, 96, 97 में बनी, 98 में हमने सरकार चलाई। सब में एक अंतर रहा। पहले जनसंघ गठबंधन में जूनियर सहयोगी थी, फिर अगले दशक में महत्वपूर्ण सहयोगी हुई, फिर 90 के दशक में गठबंधन का नेतृत्व करने वाली हुई, और अब अपने दम पे भाजपा का शासन है। और आप क्या थे? अपने दम पे शासन, फिर गठबंधन बाहर से सपोर्ट, फिर गठबंधन में सहयोगी, और अब गठबंधन में जूनियर सहयोगी बिहार और उत्तर प्रदेश दोनों में। तो भाई आप देख लीजिए ना, आज स्पष्ट हो गया कि एक जमाने में जो कांग्रेस का युग था भारत की राजनीति में, वह स्थान अब भारतीय जनता पार्टी को हो गया है। भाजपा के इर्द गिर्द जीत घूम रही है। जी नहीं, हमारा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है जनाब, हम तो किसी को छोड़े ही नहीं। हमने ये आपने पंजाब की बात कही, पंजाब में सारी लहर अकाली दल के खिलाफ थी, हमें इसका आभास था, परंतु हमने गठबंधन धर्म निभाया। यदि हमारा उनका 21 साल का साथ था, हमने नहीं छोड़ा। सुधांशु जी लेकिन अभी भी जवाब नहीं दे रहे हैं। सुधांशु जी जवाब नहीं दिया, साथ नहीं छोड़ा। सुधांशु जी आपने जवाब नहीं दिया। आपने ये तो बड़े उदाहरण देके बता दिया कि आप कांग्रेस की तरह देश की सबसे बड़ी पार्टी हो गए, लेकिन आपने ये नहीं बताया अगर सारे विपक्षी दल एक हो गए, अगर माया मुलायम एक साथ आ गए, तो अब कैसे हैंडल करेंगे? आपका वोट परसेंट 40 है, अगर वो मिल गए तो फिर तो आपकी हार पक्की है। मैंने बिहार की तरह। मानक जी मैंने तो आपको पहले ही उसमें उत्तर दिया। सपा कांग्रेस एक हुए थे उत्तर प्रदेश में, दोनों को मिल गया उतना ही प्रतिशत वोट। मायावती नहीं थी लेकिन उनके साथ पिछले चुनाव में मायावती नहीं थी। अरे भाई, जब दो को नहीं मिला, तीनों मिल जाइए, कोई बात नहीं। अभी तो 29% चढ़ा था, 29% समाजवादी पार्टी, 21-22% मायावती। अगर ये मिलता है तो आपके वोट परसेंट से ज्यादा हो जाता है सुधांशु जी। अच्छा, उसका भी मैं उत्तर देता हूं मानक जी। ऐसा है कि सपा का जो वोट आधार है और जो बसपा का वोट आधार है, उसमें एक समस्या जानते हैं क्या है? आज उत्तर प्रदेश के गांवों में दलितों का संघर्ष उन जातियों के साथ है जो सपा के साथ अधिक हैं। वो दौर चले गए जब सवर्णों के साथ उनका संघर्ष हुआ करता था। 30-40 साल पुरानी बात हो गई। आप तो देख लिया, उत्तर प्रदेश में दलित ब्राह्मण गठबंधन भी एक दौर में हो गया। तो ये जमीन पर ये केमिस्ट्री कितनी उतर पाएगी? बिहार में तो चल गई थी सुधांशु जी, बिहार में चल गई थी। अच्छा चलिए ठीक है, चलिए घनश्याम जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। घनश्याम जी जरा बताइए। घनश्याम जी, आपके हाथ में एक तरह से इस पूरे महागठबंधन की चाबी है, आपके और मायावती के हाथ में, लेकिन ऐसा लगता है कि आप दोनों साथ आने को तैयार नहीं। आप तो तैयार हैं, मायावती तैयार नहीं। ऐसे में कैसे हैंडल करेंगे, बताइए घनश्याम जी। देखिए, किसी लोकतंत्र में चाबी जनता के हाथ में होती है, और जो सुधांशु जी इतनी बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं कि अब दलितों की लड़ाई सवर्णों से नहीं है, तो अभी देश ने देखा कि एक नए मुख्यमंत्री आते हैं और सिर्फ इसलिए कि पुराने मुख्यमंत्री पिछड़ी जाति के थे और उससे पुराने मुख्यमंत्री दलित थी, वो पूरे मुख्यमंत्री निवास का शुद्धिकरण कराते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता तो जाहिर हो रही है, और ये मानसिकता ही आज एंटी रोमियो स्क्वाड में आ रही है, यही मानसिकता जो मीट बैन है उसमें आ रही है। आप तोड़ बताइए अपने जनाधार के खिलाफ। घनश्याम जी तोड़ बताइए। नहीं घनश्याम जी, मैं जवाब देना चाहता हूँ। पार्टी स्वयं जवाब देना चाहता हूँ, क्योंकि जो जनाधार, मैं आप जो बोल रहे थे मैं नहीं टोक रहा था, मुझे बोलने दीजिए। जो मतदान प्रधानमंत्री जी की छवि को सामने रख के, सबका साथ सबका विकास को सामने रख के लिया गया था, उस इम्तिहान को जिसको प्रधानमंत्री जी ने लिखा, चीटिंग हुई और उसमें योगी जी मुख्यमंत्री बने। अगर उनका नाम पहले रख दिया होता तो सुधांशु जी की बातें मैं तर्क में सुनता। योगी जी की पृष्ठभूमि क्या है, उनके खिलाफ किस तरह के मुकदमे हैं, इन्होंने जो मंत्रिमंडल सामने रखा उसमें 40% मंत्रियों के ऊपर घनश्याम जी आप कहाँ जा रहे हैं? घनश्याम जी है जो करोड़पति हैं। तो जब ये गरीबों के आधार पर चुनाव, बताइए, बात पूरी कर लेने दीजिए। आपने लंबी बात बोली, मैंने आपको नहीं टोका। लालू जी कह रहे हैं घनश्याम जी 2018 में चुनाव आ रहे हैं, आपके पास साल सवा साल बचा है, कैसे करिएगा बताइए। मैंने उसका जवाब पहले ही दिया कि प्रधानमंत्री एक कुशल राजनीतिज्ञ हैं, और इस तरह के निर्णय जिसका कोई आधार, आर्थिक आधार ना हो, सामाजिक आधार ना हो, लेकिन राजनीतिक रूप से फायदा हो, वो ले सकते हैं। लेकिन
ये आप कैसे निपटेंगे अगर उन्होंने लिया ऐसा फैसला? तो भारतीय जनता पार्टी जिस तरह के निर्णय ले रही है, ये रोजगार के साधन नहीं उत्पन्न कर पाए हैं। देश में पहली बार एक एडहॉक रक्षा मंत्री है। आपकी ये सारी की सारी दलीलें यूपी की जनता ने खारिज कर दी। घनश्याम जी, प्रदर्शन किया। घनश्याम जी, अभी 10-15 दिन हुए, तो सिर्फ दम्भ ही है। घनश्याम जी, लगता है 15 कि दिन पहले नतीजे आए हैं। घनश्याम जी, मैं कह रहा हूं अभी नतीजे आए हैं। अब आगे देखिए 2018 में कैसे हैंडल करिएगा ये 5 साल बताइए। का हिसाब मत मांगिए, मैं वो 5 साल का हिसाब 2019 में दूंगा। उन नतीजों में प्रधानमंत्री बनाम अखिलेश यादव, एक लोकप्रिय प्रधानमंत्री और एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री के बीच में वो चुनाव था। ठीक है, प्रधानमंत्री एक मजे हुए सच्चाई स्वीकार करने को घनश्याम जी आप तैयार नहीं है। देख लीजिए अशोक सिन्हा, अपने आप को कि जनता हमेशा उसके साथ। अशोक जी देख लीजिए, अशोक जी कितने भी आप फॉर्मूले ले आइए, लेकिन आप रीजनल पार्टीज को साथ नहीं ला पाएंगे, खासतौर से यूपी में। और इसीलिए मोदी के खिलाफ ये जो फॉर्मूला महागठबंधन आप दे रहे हैं, इसका कोई फायदा नहीं है। अशोक जी, मानक जी, नहीं, मानक जी, बहुत सी बातें होती है जो जिसको कहा नहीं जा सकता है। फूलपुर और गोरखपुर के चुनाव में हम दिखाएंगे कि हमारा फॉर्मूला कितना असरदार हो रहा है। बस 6 महीने की बात है, इसलिए न कोई इफ एंड बट नहीं हो। मोदी जी का बिहार में तो कोई चांस ही नहीं है, यूपी में भी डिब्बा गुल होने जा रहा है। और एक चीज तय मानिए, मोदी जी योगी जी से भी डरे हुए हैं। ये भी एक कारण है कि वो कुछ प्रीपोन करना चाहते हैं चुनाव, क्योंकि जहां मोदी चल रहा था, 18 तारीख के बाद देश में योगी शुरू हो गया। सुधांशु जी, ये सब कुछ बातें हैं मानक जी, जिनके मद्देनजर हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। हाँ सुधांशु जी, आप देख रहे हैं मानक जी कि किस प्रकार की काल्पनिक बातों में यह अपनी भविष्य की संभावित पराजय का आधार ढूंढ रहे हैं। इसे क्या कहा जाए, हास्यास्पद कहा जाए या मानसिक विभ्रम कहा जाए, यह मैं समझ नहीं पा रहा हूं जो अशोक जी बोल रहे हैं। परंतु जो घनश्याम जी ने बोला, एक गंभीर बात का मैं बहुत साफ स्पष्टीकरण कर दूं। उन्होंने जो शुद्धिकरण की बात कही है, 2018 में दिखाएंगे, ये सही है। वो देखिए, जो मुख्यमंत्री आवास का शुद्धिकरण इसलिए हुआ कि योगी जी सन्यासी हैं, साधु हैं। जहां पर पहले गृहस्थ रहते हो, वहां पे यदि साधु सन्यासी रहने आते हैं तो उसके अनुरूप धार्मिक विधान से वहां का शुद्धिकरण होता है। और यहां पर जात बिरादरी नहीं देखनी चाहिए। हमारे यहाँ कहा गया है, जात न पूछो साधु की, सीख लीजिए ज्ञान। मीम अफजल साहब, करो तलवार का। क्लोजिंग में आपको दे रहा हूँ मीम अफजल साहब, चाहिए मीम अफजल साहब, क्लोजिंग आपको दे रहा हूँ। वो साधु है और आपको इसलिए दे रहा हूँ मीम अफजल साहब, क्योंकि कांग्रेस विपक्षी पार्टियों में सबसे बड़ी पार्टी है। महागठबंधन का जिम्मा आपके ऊपर है, लेकिन लग नहीं रहा है कोई महागठबंधन बन रहा है। देखिए, अभी हमने इसके बारे में कोई बात नहीं की है, ना ही हम इस तरह की कोई तवज्जो इस तरफ मबजूल कर रहे हैं कि गठबंधन होना चाहिए। पहले अपने आप को ऑर्गेनाइज करने की जरूरत होती है हमेशा पार्टी में। लेकिन एक बात बड़ी इन्होंने अच्छी कही अभी सुधांशु भाई ने, कि शुद्धिकरण इसलिए हुआ कि वो एक साधु हैं, साधु आकर के चीफ मिनिस्टर यानी गद्दी पे बैठ गए हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं, क्या राष्ट्रपति भवन का भी आप शुद्धिकरण करने वाले हैं? क्या वाइस प्रेसिडेंट हाउस का भी शुद्धिकरण करने वाले हैं? वहां भी कोई साधु संत आकर के बैठेंगे? अगर प्लानिंग ये है आपकी, तो फिर इस देश को आप कहां ले जाना चाहते हैं? हमें मालूम है आपके डिजाइन्स क्या हैं, क्या आप करना चाहते हैं, पूरा देश भी देख रहा है और हम इसको समझ भी रहे हैं। लेकिन ये जो आज भी बात कही है लालू जी ने, इससे यकीनन बीजेपी के अंदर कुछ खलबली सी महसूस होती है कि हमारा ये प्लान कैसे लीक आउट हो गया है, कैसे हो गया। और ये बात भी सही है बिल्कुल। योगी जी जब से आए हैं, मोदी जी को कुछ खतरा तो होने लगा है, इसमें कोई शक नहीं। वो चूंकि मोदी जी से बहुत ज्यादा आगे चल करके बात करते हैं, माशाल्लाह। उनके तो जो सीडीज हैं और कैसेट हैं उनकी, और ऑडियो जो है आजकल बड़ी वायरल हो रही हैं, जिसके अंदर वो बाकायदा जिस तरह की तकरीरें करते थे उसको खूब दिखा करके लोगों से ये कहा जा रहा है कि इतना बहादुर आदमी होना चाहिए। जो काम वो करते रहे, अपनी तकरीरों में करते रहे, उसको बहादुरी कहा जा रहा है। यानी अब ये बड़ी हैरत की बात है अगर देश को अब ये दिन देखने पड़ रहे हैं। यानी अब ये देखिए, अब ये एकदम साफ है, मुझे नहीं पता, अब ये एकदम साफ है। मुझे नहीं पता क्या पार्टी कह रही है, कांग्रेस पार्टी कह रही है, मीम अफजल साहब कह रहे हैं, अभी तो हमने महागठबंधन बनाने की कोशिशें शुरू भी नहीं की हैं। इसीलिए अभी जो लालू जी ने फॉर्मूला दिया है, उसका रिजल्ट, उसका नतीजा अभी तय मत करिए। जब कांग्रेस पार्टी महागठबंधन बनाने पे उतरेगी, तब देखिए क्या होता है। इसीलिए बहुत दिलचस्प होगा अगर मोदी के खिलाफ ऐसा महागठबंधन यूपी में भी बनता है, बाकी राज्यों में भी कोशिश होती है, तब देखेंगे
क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया सबसे बड़ा सवाल में आने के लिए सुधांशु त्रिवेदी, मीम अफजल, घनश्याम तिवारी और अशोक सिन्हा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल वक्त ब्रेक का नहीं है, ब्रेक बिल्कुल नहीं लेंगे। अब देखिए एमसीडी चुनाव पर माहौल क्या है राजीव रंजन के साथ।